हेलो दोस्तों। तो जैसा कि हम पिछले वीडियो में 20 क्वेश्चंस कर चुके हैं, तो इस वीडियो में हम अपने आगे के क्वेश्चन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। 21 नंबर क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा है एनालाइज एनी टू फैक्टर्स दैट वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रेट डिप्रेशन इन अमेरिका ड्यूरिंग 1929। यानी कि 1929 में ग्रेट डिप्रेशन के क्या कारण थे। तो आपके लिए जो आंसर है वो आपको कुछ इस तरह से लिखना है कि एग्रीकल्चर ओवर प्रोडक्शन हो गया था, जिसकी वजह से जो प्राइस थे वो बहुत ही ज्यादा कम हो गए थे, और प्राइस कम होने की वजह से इनकम भी कम हो गई थी। तो इसको आप लिख सकते हो कि मिड 1920 के दौरान, जैसे कि इसमें लिखा है कि बहुत सारी कंट्रीज जो फाइनेंस इन्वेस्टमेंट किया था अमेरिका में, तो उन लोगों ने अपने उसको वापस ले लिया था, और इस तरह से अचानक से बहुत सारे लोगों ने अपना पैसा वापस ले लिया था जो इन्वेस्ट किया था। ओके, आगे हम बात करते हैं। तो इसमें आपका लिखा है कि बट इन द फर्स्ट हाफ 1928 कंट्रीज डिपेंडेंट क्रूशली यूएस लोन फेस्ड एन एक्यूट क्राइसिस। तो ये सारे कारण आप इसमें लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। आपसे पूछा है मेंशन द प्रोविजन दैट कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सेकुलर कंट्री, यानी कौन से प्रोविजन इंडिया को सेकुलर कंट्री बनाते हैं। तो देयर इज नो ऑफिशियल रीजन ऑफ इंडियन स्टेट्स रिलीजन, यानी कि कोई भी इसका ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, कोई ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। तो इस तरह से ये जो है आपका इंडिया एक सेकुलर कंट्री है। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स all individual and community freedom for profess practices and propagate any religions or to follow any of these। तो इस तरह से हमको बताना है कि किस तरह से इंडिया जो है एक सेकुलर कंट्रीज है। तो सेकुलर इन एन आइडिया कॉन्स्टिट्यूट वन ऑफ द फाउंडेशन ऑफ आवर कंट्री। यही सेकुलरिज्म ही हमारी इंडिया को बहुत ही सबसे अलग बनाता है। तो ये सारे आप इसमें कॉजेज लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप 23 देख सकते हो। उसमें पूछा है आपसे कि सजेस्ट एनी टू वेज टू कंजर्व एनर्जी रिसोर्सेज इन इंडिया, कि किस तरह से हम कंजर्व करके रख सकते हैं एनर्जी रिसोर्सेज को। तो हम जो आपके नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है उसको हम कम मात्रा में यूज करें, और जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है उसको हम ज़्यादा मात्रा में यूज करके कर सकते हैं। पावर सेविंग्स डिवाइस का यूज करके, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का यूज करके, अ, और भी इसके पॉइंट्स हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें पूछा है आपसे कि किस तरह से हम इम्प्रूव कर सकते हैं सोलर एनर्जी को। तो इसके आंसर में आपको लिखा है कि रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ सोलर पावर पैनल्स, यानी कि सोलर पैनल की कॉस्ट को कम करके, क्योंकि लोग ज़्यादातर इसीलिए नहीं लगवा पाते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा महंगे आते हैं। बट अगर ये ज़्यादा सस्ते होंगे तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा से यूज़ कर पाएंगे। अवॉइड इंस्टॉलिंग सोलर पैनल इन शेडेड एरिया, यानी शेडेड एरियाज में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये आपके सनलाइट पे वर्क करते हैं, तो इसे ओपन प्लेसेस पे लगाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 आपसे पूछा है इन व्हाट वेज गवर्नमेंट कैन इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट इन रूरल सेक्टर्स। तो ये चैप्टर्स आप जब पढ़ रहे होगे तो आपको पता होगा कि किस तरह से हम रूरल सेक्टर्स में एम्प्लॉयमेंट को बढ़ा सकते हैं। तो आंसर में आपको कैसे लिखना है, आपको आंसर में लिखना है बाय इंट्रोड्यूसिंग मेगा प्रोजेक्ट न्यू डैम कंस्ट्रक्टेड एंड कैनल्स। जब ये सारे प्रोजेक्ट आपके वर्क करेंगे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। इंट्रोड्यूसिंग टर्शरी फैसिलिटी इन एन एरिया। तो आप टर्शरी फैसिलिटी में जानते हो कि सारा ट्रांसपोर्टेशन, आपका कम्युनिकेशन, आपका इंटरनेट, जो भी सोशल नेटवर्किंग है वो सारा का सारा आपका टर्शरी सेक्टर में काम करता है। तो इसको अगर बढ़ावा देंगे तो रूरल सेक्टर में इनकम ऑलरेडी इंक्रीज हो जाएगी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 25 आपसे पूछा है कि हाउ डिड द इंडियन मर्चेंट्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट रिलेट देमसेल्व्स टू द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। किस तरह से उन्होंने पार्टिसिपेट किया था उसमें। तो आपको लिखना था इंडियन मर्चेंट एंड इंडियंस इंडस्ट्रियलिस्ट वर कीन ऑन एक्सपेंडिंग देयर बिजनेस एंड रीच्ड अगेंस्ट द कॉलोनियल पॉलिसी दैट रेस्ट्रिक्टेड बिजनेस एक्टिविटीज। यानी कि जब ये बिजनेस एक्टिविटीज में भी बाधा डालने लगे कॉलोनियल्स यानी कि ब्रिटिशर्स, तो इन्होंने क्या किया, उनके अगेंस्ट मूवमेंट शुरू कर दिया, और इस तरह से पूरी इंडिया ने एक साथ मूवमेंट स्टार्ट किया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जिसका मतलब होता है अम, मना करना। नेक्स्ट हम देखते हैं। तो इसमें आप लिख सकते हो कि टू ऑर्गेनाइज बिजनेस इंटरेस्ट फॉर्म द इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्स कांग्रेस इन 1920 एंड फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज फिकी इन 1927। तो आपका इस तरह से आईआईसीसी 1920 में और फिकी आपका जो है वो 1927 में ऑर्गेनाइज हुआ था। इसके अलावा आप लिख सकते हो कि पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास एंड जीडी बिरला the industrial attack colonial control over the Indian economy, they support the civil disobedience movement
यानी कि इनका भी बहुत बड़ा उस वक्त रोल था, इनकी खुद की इंडस्ट्रीज थी, तो इन्होंने इस तरह से बहुत बड़ा रोल प्ले किया। तो नेक्स्ट हम चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पे। दोस्तों मैं आपको जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को रिलेट कर पाओ, और एग्जाम में आप इस तरह के क्वेश्चंस आए तो उसमें क्या आपको लिखना है ये मैं आपको बता रहा हूँ। एग्जामिन द फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ रेलवे नेटवर्क इन इंडिया। तो किस तरह का प्रभाव पड़ा इंडियन रेलवे नेटवर्क का, तो इसको दोस्तों आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हो। अम, दोस्तों आपसे इसमें पूछा है कि कौन से फैक्टर्स ने मतलब इफेक्ट किया रेलवे नेटवर्क में, यानी रेलवे नेटवर्क कहीं पे ज्यादा है कहीं पे कम है, तो क्या फैक्टर थे। तो ये फिजिकल और आपके इकोनॉमिकल फैक्टर हो सकते हैं रेलवे नेटवर्क को, जैसे कि नॉर्दर्न प्लेन्स पे प्लेन लैंड है, वहाँ पे आप आराम से बना सकते हो, बट अगर आप पेनिनसुलर रीजन में जाते हो तो उधर आपका प्लेट्यू रीजन है, तो वहाँ पे आपका टनल बनानी पड़ती है जिसमें कि ज्यादा खर्चा आता है, तो ये सारे कारण हो सकते हैं। और इसी तरह से आपका दिखाया गया इसमें डेजर्ट ऑफ राजस्थान, इस यहाँ पे सैंडी प्लेन्स है, और ये डिफिकल्ट है यहाँ पे रेलवे लाइंस को डालना, तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे लिख सकते हो दोस्तों अपने खुद के वर्ड्स में। इसके अलावा यहाँ पे कुछ और भी दिए लाइक स्वेम्स ऑफ गुजरात, फॉरेस्ट एक्ट एंड मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, ये सब जगह पे जो है फॉरेस्टेड एरियाज है, तो इनको काटना सही नहीं होगा एनवायरनमेंट के लिए, जिसकी वजह से यहाँ पे रेलवे नेटवर्क इफेक्ट रहा। तो ये सारे आप कारण आपको सिर्फ इतना बताना है इसमें कि क्या क्या कॉजेज रहे जिसकी वजह से रेलवे नेटवर्क कहीं पे ज्यादा है कहीं पे, यानी कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। इन व्हाट वेज मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन यानी एमएनसी डिफरेंट फ्रॉम कंपनीज, एमएनसी किस तरह से अदर कंपनी से डिफरेंट होती है। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो डोमेस्टिक कंपनी होती हैं वो restrict करती हैं their operation to country of origin while multinational corporation operates the more than two countries like Infosys। तो आप दोस्तों यहाँ पे लिख सकते हो या बता सकते हो कि डोमेस्टिक कंपनीज जो होती हैं वो एक इंडिया के अंदर ही या एक पर्टिकुलर स्टेट के अंदर ही होती हैं, यानी एक कंट्री के अंदर या एक स्टेट के अंदर, बट जो एमएनसीज होती हैं उनकी ब्रांचेस मोर देन टू कंट्रीज में होती है, दो या दो से ज्यादा कंट्रीज में इसकी ब्रांचेस होती है। इन्फोसिस इसका अच्छा एग्जाम्पल है, आप दे सकते हो उसको। और डोमेस्टिक में आप अपने कोई भी छोटे मोटे लाइक साबुन सोप इस तरह के प्रोडक्ट्स की कंपनी बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 28, डिफरेंशिएट बिटवीन डेमोक्रेटिक एंड नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। दोस्तों ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स के अंदर जो है ट्रांसपेरेंसी होती है और लेजिटिमेट एंड अकाउंटेबल होती है ये, जबकि नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अकाउंटेबल नहीं होती, यानी कि उसकी किसी के सामने जवाबदेही नहीं होती है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है डिग्निटी और फ्रीडम को बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, जबकि नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इस तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कराती है। तो इस तरह से आप इसमें बहुत सारा कुछ लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टर्शरी सेक्टर इज डिफरेंट फ्रॉम दी अदर सेक्टर, जस्टिफाई दी स्टेटमेंट विद सुटेबल आर्ग्यूमेंट्स। यानी टर्शियरी सेक्टर जो है वो अदर सेक्टर से बिल्कुल डिफरेंट है। तो यस दोस्तों, जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर किस तरह से तीनों एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट हैं। तो हम बात करते हैं कि टर्शियरी प्राइमरी सेक्टर्स की, तो वहाँ पे आपका रॉ मटेरियल निकलता है, सेकेंडरी सेक्टर्स में आपका मैन्युफैक्चरिंग होती है, और टर्शियरी सेक्टर में उसे सप्लाई करा दिया जाता है। तो इस तरह से टर्शियरी सेक्टर्स मेन रोल प्ले करता है, और टर्शियरी सेक्टर बेसिक सर्विस पे वर्क करता है, और ये कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब इसके अंदर आते हैं। तो टर्शियरी एक्टिविटीज आर असिस्टेंस ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस, यानी प्रोडक्शन प्रोसेस को आगे बढ़ाने का काम करता है। इसके अलावा ये ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग और कम्युनिकेशन में भी हेल्प करता है। हम बात करते हैं दोस्तों सेक्शन डी की। तो इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा है, हाईलाइट द वेरियस मेजर्स ऑफ प्रैक्टिस दैट फ्रेंच रिवॉल्यूशन इंट्रोड्यूस द क्रिएट ए सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग द फ्रेंच पीपल। यानी कि कौन सी फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने किस तरह से फ्रेंच पीपल्स के बीच में एक पहचान बनाई, क्या वहाँ पे आइडियाज थे, क्या हाईलाइट हुआ। तो इसको हम देखते हैं। द आइडियाज ऑफ ला पैट्री, द फादरलैंड एंड ली सिटोइन, द सिटीजन emphasize the notion of a united community enjoying equal rights under a constitution। यानी कि सभी को इक्वल राइट्स दिए गए। यहाँ पे न्यू फ्रेंच फ्लैग बनाया गया जो कि ट्राई कलर था, चूजन द रिप्लेस फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड। इसके अलावा दोस्तों न्यू हाइमन्स कंपोस्ट किए गए और लोगों को मातृभूमि के बारे में जागरूक किया गया। इंटरनल कस्टम्स ड्यूटीज और ड्यूज वर अबोलिश्ड एंड अ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजरमेंट वाज अडॉप्टेड। यानी कि सारी, ये आपको दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको याद रखना है कि वेट और मेजरमेंट वो भी स्टैंडर्ड वेट और
मेजरमेंट यहाँ पे अडॉप्ट किए गए, यानी कि 1 किलो किसको कहोगे वो चीज़, 1 मीटर किसको कहोगे, ये सारी चीज़ें अडॉप्ट की गई। रीजनल डायलेक्ट्स वर डिस्करेज्ड एंड फ्रेंच एज इट स्पोकन द रिटन इन पेरिस बिकम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन, यानी कि जो आपका जो फ्रेंच था वो कॉमन लैंग्वेज बन गया। यहाँ पे आप ये लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों आपसे पूछा है कि हाईलाइट द रोल ऑफ ऑटो वन विस्मार्क इन मेकिंग द जर्मनी। विस्मार्क के बारे में दोस्तों हमें लिखना है कि किस तरह से उसने जर्मनी को बनाया। तो दोस्तों इसका आंसर आपको लिखना है कि प्रशिया टुक द लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट फॉर नेशनल यूनिफिकेशन। नेशनल यूनिफिकेशन करने के लिए उसने लीडरशिप वही निभा रहा था प्रशिया, और इसका जो चीफ मिनिस्टर था वो था ऑटो वॉन बिस्मार्क। कहाँ का? प्रशिया का। और इसमें बहुत सारे आर्किटेक्ट ऑफ दिस प्रोसेस कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ रशियन आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी। इसमें रशियन आर्मी और उसकी ब्यूरोक्रेसी ने बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया। इसमें 7 साल लगे। 3 वॉर्स ओवर 7 ईयर्स, यानी कि 3 युद्ध 7 साल के अंदर, ऑस्ट्रिया से, डेनमार्क से, फ्रांस से, और एंड इन लास्ट में प्रशिया जो है वो जीत जाता है, और ये प्रोसेस जो यूनिफिकेशन प्रोसेस था वो कंप्लीट होता है। और 1871 में प्रशियन किंग जो विलियम फर्स्ट थे उन्होंने जर्मन एम्परर पे प्रोक्लेम किया, और जिसकी सेरेमनी वर्सलीज में हुई। और इसी दौरान जो है जर्मनी स्टेट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आर्मी, इंपोर्टेंट प्रशियन मिनिस्टर इंक्लूड द चीफ मिनिस्टर ऑटो वन बिस्मार्क गैदर्ड इन हॉल ऑफ मिरर इन पैलेस ऑफ वर्सलीज। तो जर्मनी वर्सलीज प्रोक्लेम द न्यू जर्मन एम्पायर हेडेड बाय केसर विलियम फर्स्ट ऑफ प्रशिया, यानी कि इनके द्वारा फिर ये हेड किया गया। तो इस तरह से आप इसके आंसर लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है एग्जामिन द रीजन द लोकेशन ऑफ मोस्ट ऑफ द जूट मिल इन वेस्ट बंगाल। तो जूट मिल वेस्ट बंगाल में क्यों है? तो दोस्तों इसका बहुत सीधा सा आंसर है कि जो आपका वेस्ट बंगाल है वो आपका वेटलैंडेड में आता है, और यहाँ पे आपके सुंदरबन डेल्टास भी है नियर, तो इसकी वजह से यहाँ पे जूट का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। और यहाँ पे गुड आप लिख सकते हो कि गुड अमाउंट ऑफ रेनफॉल होती है, और टेम्परेचर भी सपोर्टिव है। ये सारी चीज़ें आप इसमें लिख सकते हो। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एग्जामिन द मल्टी प्रोंग एस्पेक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज। यानी कि ये क्या होते हैं मल्टी प्रोंग ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज। तो दोस्तों इसमें आपको बताना है कि किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक और आईटी सेक्टर जो है वो ज़्यादा डेवलप कर रहे हैं कंट्री को। तो ये सारी चीज़ें इसमें बता सकते हो कि बेंगलोर हैज़ इमर्ज्ड इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया, अदर इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आर मुंबई, दिल्ली, ये सारे आपके इलेक्ट्रॉनिक सेंटर्स हैं। कोयम्बटूर, बेंगलोर को तो सिलिकॉन वैली बोलते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। ए मेजर इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्री हैज़ बीन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, और it increasing know that the 30% of people employed in this sector are women। ये सबसे ज़्यादा फायदेमंद है। दिस इंडस्ट्री हैज़ बीन मेजर फॉरेन एक्सचेंज अर्नर इन लास्ट 2 or 3 years बिकॉज ऑफ इट्स ग्रोइंग बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, जिसे हम बीपीओ बोलते हैं सेक्टर्स। तो ये सारे आप लिख सकते हो। दोस्तों टाइम थोड़ा सा कम है और हम जल्दी जल्दी इसको चेक कर लेते हैं। आपसे पूछा है रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। तो पॉलिटिकल पार्टीज का क्या रोल है? तो पार्टीज इलेक्शन जीतती हैं, पार्टीज डिफरेंट पॉलिसीज बनाती हैं, प्रोग्राम बनाती हैं लोगों के लिए, पार्टीज प्ले करती हैं एक मेन रोल कंट्री के अंदर। पार्टीज गवर्नमेंट को बनाती हैं और चलाती हैं। ये सब आप इसमें दोस्तों लिख सकते हो कि पार्टीज प्रोवाइड पीपल एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स इम्प्लीमेंटेड बाय गवर्नमेंट, एंड पार्टी शेयर्स पब्लिक ओपिनियन, यानी पब्लिक ओपिनियंस को सामने लेके आती हैं, इसलिए पॉलिटिकल पार्टी ज़रूरी है। ऐसे ही आपसे क्वेश्चन पूछा है कि यूटिलिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज, क्या ज़रूरत है इसकी, आवश्यकता है? तो ये हम ऊपर वाले की तरह ही लिख सकते हैं। अगला आपसे पूछा है कि SHG ये क्या होता है, यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो दोस्तों आप मेरी वीडियोस जाके देख सकते हो, उसमें मैंने इसे अच्छे से एक्सप्लेन किया है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको दिया रहेगा डाटा और इसमें से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप ये दोस्तों कुछ मैप से भी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, तो आप इन्हें एक बार देख लीजिएगा। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे जैसे कि पूछा है कि नेशनल कांग्रेस का सेशन कहाँ पे हुआ था 1920 में, तो कलकत्ता में हुआ था। ये आपको ऐसे याद रखने हैं, इसके अलावा बहुत सारे हैं वो भी आपको याद रखने। नेम द प्लेस वेयर महात्मा गांधी ब्रोक सॉल्ट लॉ। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको मैप के थ्रू दिए जाएंगे।